हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर मेंटोर। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस को, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप बीपीएससी टीआरई 3.0 में 9th एंड 10th या फिर 11th एंड 12th के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आपका टीचिंग सब्जेक्ट मैथ्स है, या फिर आप DSSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं टीजीटी के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। हमारे पास दो वेक्टर्स गिवन है ए एंड बी, और उनके बीच का हमें एंगल फाइंड आउट करना है। तो एंगल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है, cos थीटा इक्वल्स टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, इसके साथ ही आपको एक और चीज़ पता होगा कि जो डॉट प्रोडक्ट में जो है वो आई कैप के साथ वैल्यू 1 आती है, जे का जे के साथ 1 और के का के के साथ 1। आई का आई के साथ 1, आई जे का जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 1 होती है, और के कैप का के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 1 होती है। बाकी जितनी भी हम रेस्ट ऑफ द वैल्यूज़ को देखें, आई कैप का जे कैप के साथ जो डॉट प्रोडक्ट होता है 0, या फिर हम बोले कि आई कैप का के कैप के साथ जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो भी 0 होता है। तो यहाँ हम सिर्फ इन तीनों केसेस को ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि बाकी केस में तो आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, एंगल। तो सबसे पहले जब हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, इस वाले का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट जब आप करोगे 3i माइनस 2j कैप प्लस के कैप का हम क्या करने वाले हैं, किसके साथ डॉट प्रोडक्ट, i माइनस 2j माइनस 3k के साथ। ठीक है, तो आपको पता है हमें सिर्फ 1 वाले केस ही कंसिडर करने हैं। तो 3 के साथ जब आप 1 को, आई कैप के साथ कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, मतलब क्या है 1। आई के साथ जब 3 के साथ जब आप 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 3। वैसे ही जब आप -2 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आने वाला है, 4। और जब आप 1 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 के साथ किसको मल्टीप्लाई करना है, -3 को, तो आंसर क्या आने वाला है, -3। तो आपने क्या देखा कि ऊपर वाले की वैल्यू क्या आ गई, ये। ठीक है, और अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, 4। अब मैं इसे इरेज कर रही हूँ और आगे देखेंगे। होप यहाँ तक समझ आया होगा आपको। नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, रूट अंडर ये जो आई कैप, जे कैप और के कैप के साथ कांस्टेंट टर्म है उसका हम स्क्वायर करते हैं। तो क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस के साथ कोई वैल्यू नहीं, कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो हम क्या कंसिडर करेंगे, 1 का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर इज़ 9, 2 का स्क्वायर इज़ 4 एंड 1 का स्क्वायर इज़ 1। 9 प्लस 4 इज़ 13, 13 प्लस 1 इज़ 14। तो क्या आ गई वैल्यू, रूट अंडर 14। ठीक उसी तरीके से अगर आप बी वेक्टर के लिए देखेंगे, इसके लिए भी अगर आप देखोगे तो ध्यान से देखो, बी के लिए क्या आ जाएगी वैल्यू, बी का अगर हम करते हैं तो बी के लिए भी जो वैल्यू अपने को मिलने वाली है मैग्नीट्यूड की, वो वैसी करेंगे। इसके साथ आई के साथ क्या है वैल्यू, 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। अब अगेन देखें, 9 प्लस 4 इज़ 13, 13 प्लस 1 इज़ 14, रूट अंडर 14। तो यहाँ आपने क्या देखा कि जो हमारे पास वैल्यू आई थी पहले इनिशियली, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, ऊपर 4 है ना, और यहाँ जो वैल्यू आई है इसकी भी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए की भी रूट अंडर 14, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी क्या आ रही है, रूट अंडर 14 आ रही है। और हमने क्या देखा, फॉर्मूला हमें क्या बोलता है कि cos थीटा इक्वल्स टू
डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर अपॉन दिस। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया। इसको अगर हम आप फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये 4 और रूट अंडर 14 इंटू रूट अंडर 14 क्या हो जाएगा 14। तो यहाँ आपने क्या देखा कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ रही है 4/14, बट अपने को क्या फाइंड आउट करना है एंगल। एंगल मीन्स क्या थीटा की वैल्यू। तो अगर हम थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये वाला जो कॉस इस साइड पे है यहाँ के कॉस इनवर्स और 4/14 हो सकता है इस एंगल को सॉल्व करके ऑप्शन में दिया गया हो। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14, तो 2/7 भी इसका आंसर आ सकता है। फर्दर अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 2/7। ठीक है, इस तरीके से भी आंसर आ सकता है या 4/14 भी आंसर हो सकता है। होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। और इसके अलावा बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए, उन्होंने बोला था कि मतलब ट्रिगो एंड कुछ टॉपिक्स पे वीडियो बनाने को। तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ लाइट नहीं रहती है, जिस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई। बट इसी तरीके से इसी मोड में मैं वीडियो बहुत जल्दी ही अपलोड कर दूँगी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 विल हैव इनफाइनाइट सोल्यूशन। इनफाइनाइट सोल्यूशन कब होगा? ठीक है, यदि आप DSSB की बात कर ले या फिर बीपीएससी टीआरई 2.0 का जो पेपर आया था उसमें भी इनफाइनाइट से, पैरेलल से, नो सॉल्यूशन से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इसको ध्यान देना है। हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है और हमें बताना है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस कौन सा होगा। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है a1/a2 b1 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, ये केस होता है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए। जबकि जो ऑप्शन नंबर 4 है ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपने वैसे पढ़ रखा होगा ऑलरेडी और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो सभी ने कवर किया होगा। और अगर नहीं किया है तो लिख सकते हो आप। ठीक है, अगर ये वाला केस आ जाता है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2, तो यहाँ कोई सोल्यूशन नहीं फॉर्म होता है। ये कौन सा केस है? नो सोल्यूशन का। और यहाँ जो लाइंस होती है वो कैसी होती है? पैरेलल लाइंस। ठीक है, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है इन डेप्थ के क्वेश्चन में, आपको नहीं पता कि क्या पूछ लिया जाएगा, तो आपको हर एक चीज़ को ध्यान में रखना है, पैरेलल लाइंस और नो सोल्यूशन। जबकि यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ क्या आएगा? इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। ठीक है, यहाँ इनफाइनाइट सोल्यूशन आएंगे, मैनी सोल्यूशंस। और जो ये वाला केस है सेकंड केस जो है, यहाँ आपका आता है यूनिक सोल्यूशन। सिर्फ एक सिंगल यूनिक सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिलता है। तो इसको ध्यान में रखना है कि इफ़ a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2 एंड इक्वल्स टू c1/c2 वाला जो केस आ जाता है, तो ये यूनिक सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। जब तीनों ही इक्वल होंगे, मतलब तीनों का रेशो इक्वल होगा, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस का केस बनता है। और जब स्टार्टिंग के 2 का रेशो इक्वल है बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2 है, तो कोई भी सोल्यूशन नहीं फॉर्म होता है, नो सोल्यूशन। और यहाँ जो लाइन बनती है वो कैसी बनेगी? पैरेलल लाइन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, इफ हमारे पास एक वेक्टर गिवन है, ठीक है, और हमें ये वैल्यूज़ गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है क्या? डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट फाइंड आउट करना है। ये जो है ये एक्चुअली में डाइवर्जेंट एंड ग्रेडियंट ये जो है ग्रेजुएशन का पार्ट है। तो यदि आप 11th-12th के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि कभी कभी ग्रेजुएशन लेवल का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे 6th to 8th बीपीएससी टीआरई 2.0 में प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो मे भी पूछ लिया जाए। अदरवाइज DSSB या फिर आप पीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके लिए तो ज़रूरी ही हेल्पफुल है। ठीक है, तो डाइवर्जेंट जो हम फाइंड आउट करते हैं, डाइवर्जेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी के केस में आता है और स्केलर के केस में हम ग्रेडियंट को फाइंड आउट करते हैं। तो डाइवर्जेंट को हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से। और ये किसके इक्वल होता है? डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई ऑफ
डेल अपॉन डेल वाई ऑफ जे कैप, डेल अपॉन डेल जेड होना चाहिए था यहाँ, सॉरी मिस्टेक है ये, डेल बाय डेल जेड ऑफ के कैप। ठीक है, तो ये जो है इसको हम डेल पढ़ते हैं और ये एक्चुअली में है क्या डेल, तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है। ठीक है, तो अपने को क्या फाइंड आउट करना है, डाइवर्जेंट हमें फाइंड आउट करना है जो भी हमें एफ वेक्टर दिया गया है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ, ये डाइवर्जेंट का एफ के साथ। ठीक है, अभी अभी एक क्वेश्चन हमने किया, ये देखो ये हमारे पास डेल दिया गया तो हमने डेल को लिख लिया और एफ जो वेक्टर है इसकी वैल्यू हमें ये गिवन है तो इसको हमने डॉट प्रोडक्ट में इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अभी अभी आपने देखा कि डॉट प्रोडक्ट में सिर्फ आई को हम आई के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जे को जे के साथ करेंगे और के को के के साथ करेंगे। इसके अलावा जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। ठीक है, तो हम देखेंगे इसको ध्यान से, सिर्फ यहाँ आपको वैल्यू जो है वो ठीक कर लेनी है, जेड होगा। तो अब हम देखते हैं, अब ये क्या हो जाएगा, आई के साथ मल्टीप्लाई होके 1 हो जाएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डी बाय डी एक्स ऑफ वॉट 3x जेड। ठीक है, उसी तरीके से अब ये दूसरे वाले केस में जे के साथ मल्टीप्लाई होके 1 हो जाएगा, तो ये क्या बच गया, डी बाय डी एक्स ऑफ 2xy। और लास्ट केस में क्या बचेगा, माइनस, चूंकि यहाँ माइनस है और इस केस में प्लस है तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ डी बाय डी जेड ऑफ व्हाट वाई जेड स्क्वायर। अब आपको ध्यान से देखना है नेक्स्ट स्टेप को। अब हम किसके साथ डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एक्स के रिस्पेक्ट में जब हम इस टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3z। ठीक है, प्लस जब आप इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो, y के रिस्पेक्ट में, तो जब हम इसका y के रिस्पेक्ट में इस वाले टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या रह जाएगा, 2x। और जब हम इस वाले टर्म का z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या आने वाला है, -2y। तो ये जो वैल्यू आई क्या, 3z प्लस 2x माइनस 2y, ये किसकी वैल्यू है, डाइवर्जेंट की। एंड आई होप आपको क्लियर होगा। डाइवर्जेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल से करते हैं। और कोई भी फंक्शन आपको दिया गया होगा उसके रिस्पेक्ट में डाइवर्जेंट फाइंड आउट करना होगा तो हम क्या करते हैं, उस फंक्शन का डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं। डॉट प्रोडक्ट के केस में क्या होता है, सिर्फ हम आई कैप का आई कैप के साथ आई कैप को आई कैप के साथ सॉल्व कर सकते हैं, जे कैप को जे कैप के साथ, क्योंकि इन दोनों का ही डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो 1 होता है। के कैप का के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होता है। तो पहले आपको इन दोनों को सॉल्व करना है, फिर जिस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना था, जैसे यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में, यहाँ वाई के रिस्पेक्ट में, यहाँ जेड के रिस्पेक्ट में, उसे आप करेंगे, फिर फर्दर आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, और ये देखिए ये जो है ये 12th का सिलेबस है और यहाँ पे 12th में ये क्वेश्चन पूछा जाता है मिनिमा और मैक्सिमा का डिफरेंशिएशन में ही, मतलब आप जो फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर है ये। और ये क्वेश्चन जो है ये आपसे 6th to 8th में भी पूछा जा सकता है, 9th and 10th में भी पूछा जा सकता है और 11th 12th में भी पूछा जा सकता है। सो तो क्वेश्चन नंबर 4th आप कह सकते हो। तो हमारे पास क्वेश्चन है क्या, एट x इक्वल्स टू 0 एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास गिवन है 2x स्क्वायर प्लस 1 हैज़ अ मैक्सिमम मिनिमम, नीदर मैक्सिमम और मिनिमम या फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ये चेक करना है। तो जब कभी भी हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, एफ डेरिवेटिव x फाइंड आउट करते हैं, मतलब फर्स्ट टाइम इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 4x। उसके बाद आप क्या करते हो, जो भी f डेरिवेटिव x की वैल्यू आती है उसको 0 के इक्वल पुट करते हैं। f डेरिवेटिव जब भी अपने को लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा ये फाइंड आउट करना होता है, पहला स्टेप इसको ज़रूर ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले आपको जो भी फंक्शन गिवन होगा उसका
फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे। फर्स्ट डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट कर लिया, क्या आ गया 4x। अब जो फर्स्ट डेरिवेटिव आता है उसको हम 0 के इक्वल्स पुट करते हैं, ये सेकंड स्टेप है। बहुत ध्यान से देखना है। ऐसा होता है कि आपने क्वेश्चंस कई बार सॉल्व कर लिए होंगे लेकिन आपको नहीं समझ आ रहा होगा, तो इसको ध्यान से देखिए। अब f डेरिवेटिव x की वैल्यू क्या आई है 4x। 4x को जब 0 के इक्वल्स पुट करोगे तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 0। इसको अब ध्यान में रखना है। ये सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप पे क्या करना होता है हमें, f डबल डेरिवेटिव x फाइंड आउट करना होता है। अब जो f डबल डेरिवेटिव x मीन्स 4x को एक बार और डिफ्रेंशिएट करोगे, ये जो टर्म है इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4। अब अगर आप जो आपकी वैल्यू आई है किसकी, डबल डिफ्रेंशिएशन की, जो f डबल डेरिवेटिव x अगर आपने फाइंड आउट किया है उसकी वैल्यू यदि 0 से बड़ी है, तो यहाँ देख सकते हो 4 जो है 0 से बड़ी है। अगर जो f डेरिवेटिव x 0 से बड़ी आ जाए तो वो हमें मिनिमम वैल्यू देती है। जस्ट ऑपोजिट होता है, इस चीज़ को ध्यान देना है। अगर f डबल डेरिवेटिव x 0 से ग्रेटर हो तो मिनिमम वैल्यू आएगा, और यदि लेस हो तो क्या आएगा, मैक्सिमम वैल्यू। तो इसे ध्यान में रखेंगे। फर्स्ट स्टेप था ये। सेकेंड स्टेप में आपको करना था f डेरिवेटिव x को किसके इक्वल, 0 के इक्वल। और थर्ड जो आता है वो क्या है, f डबल डेरिवेटिव x फाइंड आउट करना है। यदि डायरेक्ट आपको वैल्यू मिल जा रही है बिना x y z की टर्म में तो डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। अगर मैं इसको एक बार इरेज करती हूँ, यहाँ सपोज करो कि अगर वैल्यू जो हमारी आ जाती f डबल डेरिवेटिव x की वैल्यू, ऐसा हम मानते हैं, इस केस में आ नहीं रहा था, लेकिन अगर मान लो 2x आ जाती, तो आपने जो f डेरिवेटिव x को जब 0 के इक्वल पुट किया था तो x की वैल्यू क्या आई थी 0। ये वाला जो भी वैल्यू आएगा उसको अब यहाँ पुट करना होता है। तो हम अगर 2 के साथ 0 को करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, ठीक है। ये अगर इसकी जगह हमारे पास x की वैल्यू, ये 2x ही हम रहने देते हैं, और x की वैल्यू अपने पास 1 होती तो हम यहाँ क्या पुट करते, 2 इंटू 1। अब देखो 2 इंटू 1 का मतलब क्या आ गया 2, ये क्या ग्रेटर है 0 से, तो यस ग्रेटर है 0 से, तो अगेन वैल्यू क्या आती, मिनिमम। अगर इस x की जगह हमने ले लिया होता क्या, इसकी वैल्यू, अगर हमारी वैल्यू आई होती -1 तो हम यहाँ क्या पुट करते 2 इंटू -1, तो वैल्यू क्या आती f डबल डेरिवेटिव की -2, जो कि क्या है 0 से लेस है, तो ये हमारा क्या होता मैक्सिमम। तो आई होप ये कुछ 3-4 क्वेश्चंस थे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट थे। आप प्रीवियस ईयर पेपर भी देख लेना, आपको पता लग जाएगा आपको। तो ये क्वेश्चंस समझ आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें। और मैं जल्द ही कोशिश करूँगी कि वीडियो चाहे जिस मोड में भी दे पाऊँ आपको, बोर्ड के थ्रू या फिर इस तरीके से या पीपीटी बना के, ज़रूर वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि वह ऑलरेडी हमारे स्कूल में छुट्टियां पड़ गई थी और भी कई सारे काम थे जिसकी वजह से वीडियो मैं नहीं बना पाई। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू ऑल।